राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस या इंडिया जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते, जो अपने एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी हैं, प्लस में एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए वो क्वेश्चंस भी हैं, और प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। और ये जो जिस चैप्टर के होने वाले, जिस टॉपिक के होने वाले हैं, वो अपना पर्यावरण अध्ययन से संबंधित होने वाला है। देखो, एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, बहुत कम बुक्स में आपको मिलता है, लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपने एचएसएससी है, अपना एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम्स देखोगे तो वहां पर आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ जाता है, किसी शिफ्ट में 2 आ जाते हैं, किसी में 3 भी आ जाते हैं, लेकिन 1-2 क्या रहता है, एवरेज रहता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और जो सिलेक्शन हो रहा होता है वो 1-2 क्वेश्चन से ही हो रहा होता है, जो आपने बाकी स्टूडेंट से ज्यादा पढ़े होते हैं, अच्छे पढ़े होते हैं, जो वो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, आप कर लेते हैं, है ना। जो ये सोचते हैं यार ये साइंस का क्वेश्चंस तो है, लेकिन हमने बुक्स भी पढ़ी, टीचर से टॉपिक वाइज भी पढ़ा, लेकिन हमें दिखा नहीं, तो ये वो वाले क्वेश्चंस आज आपके सामने होने वाले हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, क्लास में ही याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि इनको दोबारा याद करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो क्लास में याद करते हुए चलना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और हमें क्या करना है, पूरी क्लास को देखना है ताकि सारे क्वेश्चंस आप याद कर पाओ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपका कि किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार, किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षकों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है, ये अपने को बताना है। किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है, यानी कि एक ऐसा खरपतवार जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, खरपतवार उगाया खेत में तो हम छिड़काव कर देते हैं, जिससे क्या है, खरपतवार खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर एक क्या होता है, परभक्षक होता है। ठीक है जी, इसके अंदर एक मौजूद होता है। ठीक है, जो रसायन हम डालते हैं, जो जिसको बोलते हैं कि भाई दवाई डाल दी, उससे इसकी रक्षा करता है, उसका आपको नाम बताना है क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका कैलोट्रोपिस। ठीक है जी, कैलोट्रोपिस है वो आपका हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो सारे के सारे यहां पर लिखे हुए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस उसका नाम हो जाएगा। उस पौधे का नाम क्या है, हर हानिकारक जो खरपतवार है उसका नाम क्या है, कैलोट्रोपिस हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं। जो स्वपोषी होते हैं वो अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं। संग्रहण का मतलब है कि भोजन इकट्ठा किस रूप में करते हैं जिसको वो बाद में एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो बताओ उसको क्या कहा जाता है। तो वो स्टार्च के रूप में किया जाता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है जी, स्टार्च के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में उससे एनर्जी बनती रहती है और शरीर है वो चलता रहता है। क्योंकि शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो हमें किससे मिल रही होती है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें मिलती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, सारी चीजों से मिलकर हमें ये एनर्जी मिल रही होती है। तो मेनली क्या है कि जो इकट्ठा किया जाता है वो किसके द्वारा, स्टार्च के रूप में किया जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं कि उच्च पोषक स्तरों में रसायनों के संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो उच्च पोषक स्तर होते हैं, ठीक है जी, उनमें रसायनों के संचय को की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है जैविक आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, जैविक आवर्धन उनको कहा जाता है। आगे बढ़िए, स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती। स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो पोषण हम खा रहे हैं उसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है जी। चलो, क्योंकि जो खाना है उसके लिए आवश्यकता नहीं है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि शरीर में जिस प्रकार का पोषण मर्त और सड़ने वाले पदार्थ से घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसका नाम बताइए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो कि शरीर में जिस प्रकार का पोषण है, जो मर्त है, मर्त मतलब मर चुका है, सड़ा गला है, ठीक है जी, उसके घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसका नाम बताइए। बताइए कौन करेगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में आपने देखने के लिए मिला होगा। तो भाई जो मर्त जीवों से, ऐसे भी पूछा जाता है, जो मर्त जीवों से, मर्त चीजों से, गली सड़ी चीजों से जो अपना भोजन ग्रहण कर रहा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मर्तोपजीवी पोषण। ठीक है जी, मर्तोपजीवी पोषण। और उस जीव को क्या कहते हैं, मर्तोपजीवी कहते हैं, जो मरे हुए से अपना भोजन ग्रहण कर रहा होता है। आगे देखिए क्या है, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य पदार्थों का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहा जाता है। तो यहां पर स्वपोषी की ही बात हो रही है, तो उनको क्या कहा जाता है भाई, स्वपोषी ही कहा जाता है। जो अकार्बनिक स्रोत होते हैं, कार्बनिक नहीं अकार्बनिक स्रोत होते हैं, ठीक है जी, उनसे जो सरल खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, अब और एक चीज और बता देता हूं, देखो ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की बात आई है, तो एक बात समझिए, हम जो शोषण करते हैं उसमें हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल रहे होते हैं। और पौधों के लिए क्या हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन वो निकाल रहे होते हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, ऑक्सीजन, लेकिन पौधों के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है जी, और जल तो भाई सभी के लिए आवश्यक है, पौधों के लिए भी है और हमारे लिए भी है जल। ठीक है, जल आसान बना देता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसके पाचन को आसान बना देता है, हमारे शरीर को आसान बना देता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑलमोस्ट क्या है, जल ही है। तभी तो बोला जाता है जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं। और इथेनॉल वाले उन जल को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखो, कार्बनिक पदार्थों के विघटन का क्या कारण है, बताओ। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, उनके विघटन का, यानी कि जो डिकम्पोजिशन होता है, विघटन का मतलब समझ गए ना, कि मतलब जैसे कि पत्ते हमने डाल दिए, पेड़ पौधे डाल दिए, तो वो क्या हो गए, गल सड़ के खाद बन जाती है, उसी को बोला जाता है डिकम्पोजिशन। ठीक है जी, उसका क्या कारण होता है, तो उसके अंदर हम बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेकिन ये सभी के लिए यहां पर बात हो रही है। तो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए कौन सा जैव भू रासायनिक चक्कर मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के इस क्वेश्चन को लिख लेना। जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, ठीक है जी, उसके निर्माण के लिए कौन सा जैव भू रासायनिक चक्कर है वो मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो यह होता है सल्फर चक्कर होता है। क्या होता है भाई, सल्फर चक्कर होता है, इस बात को नोट कर लेना, क्या होता है, सल्फर चक्कर। इसलिए तो आपको बोला भी जाता है, आपने सुना होगा कि जब भाई मौसम की पहली बरसात होती है ना, उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी खतरनाक होती है, उससे आपको स्किन एलर्जी, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और अभी मानसून स्टार्ट हो जाएगा, फिर लगातार बारिश होगी, फिर नहा लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, जैव भू रासायनिक चक्कर को किस नाम से जाना जाता है, जैव भू रासायनिक जो चक्कर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पदार्थ चक्कर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, क्योंकि पदार्थों का ये चक्कर चल रहा होता है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, पदार्थ चक्कर भी बोल देते हैं। जैव भू रासायनिक जो चक्कर होता है उसको क्या बोला जाता है, पदार्थ चक्कर बोला जाता है। किस पोषक स्तर में वे जीव शामिल हैं, वे जीव, ये है भाई, वे जीव शामिल है, या वो जीव शामिल है, वो जीव शामिल हैं
जो पौधों और जानवरों दोनों का भोजन करते हैं। बताओ किस पोषी स्तर में वो जीव शामिल होते हैं जो पौधों का भी और जानवरों का दोनों का भोजन करते हैं, पौधों का भी और जानवरों का भी। ठीक है, बहुत सारे जंगली जीव होते हैं ना ऐसे, तो बताओ जो पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है जी, द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर उनको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए क्या है, खाद्य श्रृंखला में विघटन क्या भूमिका निभाते हैं? बताओ खाद्य श्रृंखला में जो विघटन होता है, विघटन समझ गए ना, डिकम्पोजिशन, वो क्या भूमिका निभाता है जो खाद्य की श्रृंखला होती है उसमें? बताओ। तो अभी हमने पढ़ा था वो मृत जीवों को और कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है जी, उनको तोड़ने का काम किया जाता है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में कौन सा जीव सामान्यतः खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होता है? बताइए, समुद्र की खाद्य श्रृंखला की यहां पर बात हो रही है। मरीन फूड चेन जो होती है उसमें कौन सा जीव है सामान्यतः खाद्य श्रृंखला में जो सबसे शीर्ष पर होता है? तो कौन सा हो जाएगा? शार्क। जो शार्क मछली होती है ना, ये वाली हो जाएगी शार्क मछली। तो इसका क्या हो जाएगा? शार्क हो जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लेना। खाद्य श्रृंखला के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो जो उत्पादक होता है उसको क्या कहा जाता है? पौधा। ठीक है जी, जो खाद्य श्रृंखला है उसमें पौधे क्या होते हैं? उन्हीं से सब कुछ बन रहा होता है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है, जो हमें फल भी देता है, हमें और भी बहुत सारी चीजें देता है, पत्तियां भी खाने वाले जीव होते हैं। ठीक है, लकड़ियां भी खाते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो सारी चीजें हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? पौधा हो जाएगा। किस बायोम की विशेषता लंबी ठंडी सर्दियां, शंकुधारी वन और परमाफॉरेस्ट की परत होती है? ये आपको बताना है। ठीक है, किस बायोम की विशेषता है, कौन से बायोम की विशेषता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा भाई? टुंड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टुंड्रा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित करती है जिससे पौधे उपयोग कर सकते हैं? बताइए, नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तन करते हैं जिससे क्या होता है कि पौधे हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं? तो नाइट्रोजन स्थितीकरण जिसको बोला जाता है, नाइट्रोजन स्थितीकरण। तो ऑप्शन तो क्या है यहां पर, मतलब नाइट्रोजन स्थितीकरण, इसका लिए ठीक हो जाएगा। अब जो नाइट्रोजन होती है ये पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर पौधों के जो ग्रोथ होती है उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये क्या होती है? जो उर्वरक क्षमता होती है उसको भी बढ़ाती है। ठीक है जी, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के लिए मतलब कि अगर जिस मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हम दलहनी फसलें लगाते हैं। दलहन जो फसल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपना चना है ना, चना हो गया, जो ये अपनी दालें हो गई, ये सभी लगाई जाती है, जिससे क्या होता है उसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। और जिसमें नहीं होती, जिसमें आप गेहूं, सरसों, बाजरा, यही चावल वगैरह डालते रहते हो, तो उसमें फिर नाइट्रोजन का खाद डाला जाता है, आपने देखा होगा। वरना खाद डालने की आवश्यकता नहीं है कि भाई 2-3 साल में एक बार है वो नाइट्रोजन वाली चीज ऐड कर दी जाए। चने उगा दिए, दाल उगा दी, कोई भी, समझ रहे हो? तो ये दलहन वाली फसलें हैं, ये होनी चाहिए। जिससे क्या होता है इनकी जो जड़ें होती हैं, क्योंकि जैसे मान लो चने का मैं एग्जांपल देता हूं, चने को हम ऊपर से काटते हैं तो चने की जड़ है वो नीचे छोड़ देते हैं। उनमें क्या होता है, जड़ों में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जल विज्ञान चक्र में जल प्राथमिक भंडार है। बताओ, जो वैश्विक का मतलब है विश्व का, जो जल विज्ञान चक्कर है, यानी कि जो विश्व का जल है सबसे बड़ा जो चक्कर है, यानी कि जहां से जल इकट्ठा हो रहा होता है सब कुछ, तो वो सबसे बड़ा कौन सा है? प्राथमिक भंडार कहां पर है? जहां पर सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा है। जल का मतलब है पानी इकट्ठा है, तो वो कहां पर है? ओशंस में है, महासागर्स में है,
जो बड़े बड़े हमारे समुंदर हैं वहां पर है, तो इसका जल भंडार कहां पर हो जाएगा? समुद्र में हो जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते अगला देखिए क्या है। इस प्रकार का संबंध एक जीव को लाभ पहुंचाता है जबकि दूसरे जीव को हानि। तो जो परजीवीवाद होता है, परजीवी होता है, ठीक है जी, परजीवीवाद, हमसे उसका संबंध पूछा है, उस रिलेशनशिप पूछा है, किस प्रकार का संबंध, तो परजीवीवाद जिसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई परजीवी जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, तो जिस जीव के ऊपर निर्भर होंगे उसका रस वो चूस लेंगे, तो इससे क्या होगा? उसको हानि होगी। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जो संबंध बनता है उसको क्या बोला जाता है? तो परजीवीवाद बोला जाता है उसको। ठीक है जी, परजीवी को क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट परजीवी जो दूसरों से मतलब ये बोल सकते हो उसका रक्त चूसता है, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, आपने देखा भी होगा अपने आसपास में जो बेर वाली झाड़ियां होती हैं उसके ऊपर अमरबेल होती है, तो वो क्या है? परजीवी का काम कर रही होती है, वो वहां से सारी एनर्जी ले रही होती है, सब कुछ अपना खाना वाना है उससे छीन रही होती है और फिर उसको खत्म कर देती है। इस प्रकार से है, तो परजीवी क्या होता है? उस प्रक्रिया को परजीवीवाद बोला जाता है, ऐसे समझिए। पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी में किस प्रकार की प्रजाति किसी अशांत या बंजर क्षेत्र में सबसे पहले निवास करती है? तो उसको क्या कहा जाता है? उस प्रजाति को, उसको क्या कहा जाएगा? अग्रणी प्रजाति कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? अग्रणी प्रजाति या पाइनियर स्पीसीज आप उसको बोल सकते हो, अग्रणी प्रजाति या जो पाइनियर होता है। ठीक है जी, आपने सुना होगा ना पाइनियर बीज है, तो ये किस प्रकार से काम करती है? देखिए इस क्वेश्चन को समझिए भाई, समझोगे ना तो अपने ये आसपास की चीजें हैं, ठीक है, हमारे पर्यावरण की चीजें जो हम देखते हुए आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन को समझो कि पारिस्थितिक उत्तराधिकारी में, इसको छोड़ दीजिए, किस प्रकार की प्रजाति किसी अशांत या बंजर क्षेत्र में, अशांत या बंजर क्षेत्र, तो यानी कि बंजर क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं उगते, कोई फल सब्जियां नहीं उगती, है ना, वहां पर कोई मतलब उपजाऊ चीज नहीं है, वो बंजर है। बंजर का मतलब क्या होता है? जो उपजाऊ ना हो। तो वहां पर क्या किया जाता है? ऐसे बीज को डाला जाता है जिसको कम पानी की आवश्यकता हो, वो मौसम के अनुसार ढल जाए। तो आपने सुना होगा ना पाइनियर बीज आ गया, पाइनियर बीज आ गया, और बोला जाए यार पहले देसी बहुत अच्छा उगता था, तो वो देसी था तो क्योंकि उससे कम उपजाऊ चीज होती थी, मतलब बोल सकते हो कि वहां से कम हमें मिल रहा होता था। जब से ये पाइनियर चीजें आई हैं ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जो बंजर चीज है वहां पर भी ये उग जाता है। ठीक है जी, जैसे पहाड़ों के पास की जो मिट्टी होती है उसमें कंकर पत्थर भी होते हैं, मिट्टी होती है, वैसे नहीं उग पाएगा, लेकिन पाइनियर जीव है, जो पाइनियर बीज होता है वो अच्छे से उग जाता है। ठीक है, तो समझ गए? तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? उसको अग्रणी प्रजाति या पाइनियर स्पीसीज कहा जाता है। और देखो आपको एक बात और बताता हूं, यहां से आपको समझ में आएगी कि साइंस के क्वेश्चंस कर रहे हो या मान लो कि किसी भी क्वेश्चंस में आप उलझते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हिंदी में पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इंग्लिश में देख लेना, उनमें कुछ ना कुछ एक ऐसी हिंट आपको दिख जाएगी जिससे वो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आपको इंग्लिश नहीं आती हो। देखो पाइनियर है, आपने कितनी बार सुना है कि भाई पाइनियर बीज आ गया, है ना, देसी वाले बीज काम नहीं कर रहे ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते अगला देखिए क्या है कि कौन सा शब्द उस अधिकतम जनसंख्या आकार का वर्णन करता है जिससे कोई पर्यावरण अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता है? तो उसको क्या कहा जाएगा? वहन क्षमता। क्या कहा जाएगा? वहन क्षमता। ठीक है जी, वहन क्षमता का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है कैरिंग कैपेसिटी, कि उसको लेकर चलने की जो क्षमता है वो कितनी है, उनको कैरी करने की क्षमता है वो कितनी है, उसी को कहा जाता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पर्यावरण संरक्षण से देखिए अब क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं कि जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण से क्या अभिप्राय है? संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल जैसे प्राकृतिक संसाधन में आपने सुना होगा ना कि भाई जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, जो वर्षा का जल है उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो इसमें यही पूछा कि उसका क्या अभिप्राय है, तो उसका अभिप्राय है इसका प्रबंधन समझदारी से करना चाहिए। तो जो जल है उसको समझदारी से इकट्ठा करना है और इस्तेमाल ठीक करना है ताकि वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि जल है ना वो कम होता हुआ जाएगा।
ठीक है, आपने देखा होगा पहले स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे बता रहा हूं कि 200-300 अगर बोरिंग की जाती थी तो वहां पर पानी निकल आता था अच्छे से। अब 500, 600, 700 तक पानी आता है। तो जिस तरीके से भूजल का स्तर है वो नीचे जाता हुआ जा रहा है, उसके पीछे का रीजन यही है कि वेस्टेज आपको कम करनी है ना। और भाई इसको लेकर तो बहुत सारी चीजें हैं, अब उसको छोड़ते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं अभी, है ना। चिपको आंदोलन है किस गांव से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन तो गढ़वाल में स्थित रैनी गांव से हुआ था। चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए शुरू हुआ था ये, ठीक है जी। गढ़वाल में स्थित रैनी गांव से इसकी शुरुआत की गई थी, चिपको आंदोलन। और है क्या? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन से आपका कि भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था? ठीक है जी, कब से शुरू किया गया था? तो ये इसका नाम लिखा हुआ है ना, इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लेना, क्योंकि फुल फॉर्म HSSC पूछ लेती है। तो 1989 से 1990 में ये हुआ था, ठीक है जी। पेरिस समझौता पृथ्वी दिवस पर खालिस्तान को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। तो उस समय जो हस्ताक्षर हुए थे वो कब हुए थे? 22 अप्रैल 2016 को। कब हुए थे? 22 अप्रैल 2016 को हुए थे, ठीक है। मैं आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूं, बाकी है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, ये आपको मिल जाएगा। ये वाला देखिए क्या है, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने कहां और किन पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और इस बार काफी चर्चा में दोबारा से आया है। तो ये जो खेजड़ी पेड़ है, ठीक है, खेजड़ी जो पेड़ है ये राजस्थान का है, उसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी, प्राणों की आहुति दे दी थी। ये बिश्नोई समाज से बिलोंग करती है, राजस्थान की। और अब ये खेजड़ी क्या होता है, अगर जिनको नहीं पता, खेजड़ी अपने हरियाणा में इसको जाटी का पेड़ बोला जाता है, ठीक है। जाट जाटी आपने सुना होगा ना, वो वाला पेड़ है खेजड़ी का, जिसके सांगर लगते हैं, ठीक है। और जिसकी सब्जी राजस्थान में बहुत ज्यादा महंगी बिकती है, ठीक है। सांगर की सब्जी आपने सुना होगा, सांगरी, सांगर, तो वो है, ठीक है जी। तो ये देखिए, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे के सारे करवा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, पर्यावरण संसाधन जो आपके एग्जाम्स के लिए, जो HSSC के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे मैं करवा दूंगा। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल किस प्रकार के संसाधन हैं? जीवाश्म ईंधन, कोयला और जो पेट्रोल है वो किस प्रकार के संसाधन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। अगर आप HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने लगाए होंगे तो आपने ये क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे, ठीक है जी। तो ये आपने जरूर देखे होंगे। तो ये किस प्रकार के हैं? समाप्य और गैर नवीनीकरण है, यानी कि ये समाप्त हो जाएंगे जल्दी, और गैर नवीनीकरण है भाई, ठीक है जी। इनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो, इनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। जैसे सौर ऊर्जा है वो सूर्य से हमें मिलती रहेगी, लेकिन ये एक स्रोत है जहां से निकलते हैं, कुछ समय के बाद वहां से समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, ये समाप्य व गैर नवीनीकरण इनको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत नहीं है, ठीक है। अनवीनीकरण स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। बताओ कौन सा नहीं है, कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत नहीं है? तो वायु हो जाएगा, क्योंकि वायु है, आती रहेगी, क्या समाप्त होती है? नहीं है, आती रहेगी, चलती रहेगी। चलो, कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोमास। ये तो भाई क्वेश्चंस है ना, चलो रह गए, कोई क्वेश्चंस अपने रह गए शायद। हाँ, इधर है। ये देखिए, अच्छे क्वेश्चंस क्या है कि कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। महासागरों में मौजूद
शैवालों की विशाल मात्रा किसकी अंतर्हीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो जो महासागरों में मौजूद शैवाल है उनकी जो विशाल मात्रा है उनसे क्या प्राप्त किया जा सकता है? मीथेन गैस प्राप्त की जा सकती है। कौन सी गैस प्राप्त की जा सकती है? मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। बायोमास से बायोगैस का उत्पादन होता है। जो बायोमास है उससे बायोगैस का उत्पादन कैसे किया जाता है? उत्पादन होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवायवीय किण्वन उस प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है जी, अवायवीय किण्वन प्रक्रिया उनको बोला जाता है। ठीक है जी, आपने गोबर गैस सुना होगा, उस प्रकार से ये चीजें होती है। मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो प्राकृतिक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वो सूर्य है। ठीक है जी, इससे ऊर्जा हमें मिलती रहती है, एनर्जी हमें मिलती रहती है। तभी तो जो व्यक्ति सूर्य की जो है विटामिन डी नहीं ले रहा होता, उसकी किरणें नहीं ले रहा होता, वो सुस्त रहने लग जाता है। तो इसलिए सूर्य के पास बैठना जरूरी है, लेकिन कड़ी धूप में मत बैठ जाना वरना फिर बैठने लायक नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बड़ी खतरनाक है। और अब तो बारिश का मौसम आने वाला है, मानसून आ रही है। तो समझ में आ गया कि मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है जो सबसे बड़ा स्रोत है और फ्री में हमें मिल जाता है? तो वो सूर्य है, हो गया। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है जल। किस प्रकार का है? चक्रीय जल संसाधन है। कौन सा अक्षय ऊर्जा का एक रूप है? अक्षय ऊर्जा का रूप मैंने अभी आपको बताया था कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल और कोयला है उनको दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन क्या है, सूर्य की ऊर्जा है वो हमें मिलती रहेगी क्योंकि सूर्य देता रहेगा। तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। इसलिए तो देखा होगा सरकार है वो सौर ऊर्जा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। अपने हरियाणा में भी सौर ऊर्जा के ऊपर बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, सब्सिडी वगैरह दी जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा भी दी जा रही है। तो ये चीज है। तो कौन सा अक्षय ऊर्जा है का एक रूप है? अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है रिन्यूएबल। ठीक है, कि जो हमें मिलते रहेगी, उसको कहा जाता है, जो समाप्त नहीं होती। तो सौर ऊर्जा हो जाएगी। कौन सा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो क्या हो जाएगा? सिन गैस हो जाएगी। ठीक है जी, नवीनीकरण है, रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है, कौन सी हो जाएगी? सिन गैस हो जाएगी। ऊर्जा के वे स्रोत जो बहुत लंबे समय से प्रकृति में संचित हैं और जिन्हें समाप्त होने पर शीघ्र प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, उनको क्या कहा जाएगा? क्वेश्चंस को दोबारा ध्यान से पढ़ो तभी आप आंसर कर पाओगे। ऊर्जा के वे स्रोत जो बहुत लंबे समय से प्रकृति में संचित है, यानी कि हमारे प्रकृति में है, जिन्हें समाप्त होने पर शीघ्र प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, यानी कि वो जब समाप्त हो जाएंगे उनको दोबारा से हम जल्दी से नहीं ला सकते। तो उनको क्या कहा जाएगा? ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत, या जिनको आप क्या बोलोगे? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या सोर्स। ठीक है, स्रोत पूछा है तो सोर्स हो जाएगा। तो समझ में आ गया, नॉन रिन्यूएबल सोर्स हो जाएगा, यानी कि जिनको हम दोबारा से नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। जीवाश्म हो गया जो हमने पढ़े थे वो सारे, और जो पेट्रोल ये चीजें होती है किन से बन रही होती है? जो जीवाश्म होते हैं जो कई सौ साल पहले हैं, वो जो पृथ्वी, आप सिंपल भाषा में बोला जाता है ना, पृथ्वी उल्ट पुल्ट हो गई थी तो जीव दब गए थे, तो उन जीवों से जो कार्बन बना और कार्बन से ये चीजें बन रही हैं। ठीक है जी, वह स्थान जहां जानवर अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? वह स्थान जहां जानवर अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? वन्य जीव अभयारण्य कहा जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, वन्य जीव अभयारण्य बने हुए हैं, वहां पर जीवों को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। ठीक है, वहां पर सुरक्षित है, कोई आएगा नहीं मारने के लिए। ठीक है जी, तो इसलिए हो जाएगा वह स्थान जहां जानवर अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं उनको वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनको बोला जाता है। कौन सा पर्यावरण स्थिरता का मूल तत्व नहीं है? तो व्यक्ति, समुदाय और संस्कृति है, क्योंकि ये पर्यावरण के अंदर नहीं है। ठीक है जी, अब पर्यावरण के बारे में अच्छे क्वेश्चंस देखिए, जो आपसे किस प्रकार के पूछेगा? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में जो पूछेगा, स्टेटमेंट वाले 3-4 ऑप्शंस देके पूछता है ना, इनमें से कौन सा ठीक है नहीं है, उस प्रकार वाले क्वेश्चंस, कौन से 2 ठीक है, कौन सा 1 ठीक है, कौन सा गलत है, वो वाले क्वेश्चंस यहां से आएगा। देखिए क्या है
कि हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पालन करके कचरे के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं। किस कारणों से अपशिष्ट के उत्पादन में वृद्धि होगी, बताओ। तो जो भाई प्लास्टिक के रैप हैं, जो प्लास्टिक के रैप होते हैं ना, उनकी वजह से, टिन जो फाइलें होती हैं उनकी वजह से, जो पेपर टॉवल होते हैं उनकी वजह से, प्लास्टिक जिप बैग का उपयोग करने से। इसका मतलब क्या है कि जो चीजें चल रही हैं अपने मार्केट में, जो चीजें मिल रही हैं जो प्लास्टिक के अंदर आते हैं, उन सभी से ये चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है जी। चलो, अस्पतालों से जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो उसका होता है भाई, अस्पताल से जो जैविक कचरा आता है उसका भस्मीकरण कर दिया जाए। ठीक है जी, इनकर्नेशन उनको कर दिया जाए, तभी उनका सबसे अच्छा वही है, बाकी कुछ नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देता हूं, भस्मीकरण वाला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है जी, बहुत कम टीचर्स आपको पढ़ाने वाले ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन ये आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चंस आएगा, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, 1 से 2 क्वेश्चंस, और आज वाली क्लास में सारे के सारे अपने को याद करने हैं। ठीक है, एक विशिष्ट भट्टी में उपयुक्त तापमान और परिस्थितियों में नगर पालिका के ठोस कचरे को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसी को क्या कहा जाता है? भस्मीकरण, जो हमने अभी पढ़ा था। भाई उनको जला दो और जिससे क्या हो जाए, वो समाप्त हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? भस्मीकरण कहा जाता है। खालिस्तान के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल है कैरी बैग है वो तैयार किए जा सकते हैं। अब देखो, ये तो इसका आंसर तो कागज हो गया, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन है क्या है, समझ में नहीं आती। कागज है, कागज किससे बनेगा? पेड़ को काटने से बनेगा, पेड़ से कागज बनता है, समझ रहे हो? तो अगर पेड़ से कागज बनेगा तो पर्यावरण को वैसे ही नुकसान है। ठीक है, लेकिन ये है कि भाई ये जो कागज है वो गल जाता है, उसकी जगह पे हम दूसरा पेड़ भी लगा सकते हैं। जो पेड़ काटा उसकी जगह पे, एक पेड़ की जगह पे 10 पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये एक उसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि बाकी जो प्लास्टिक वगैरह की जो चीजें हैं वो फिर गलती सड़ती नहीं है, जिससे खराब हो जाता है पर्यावरण। ठीक है, तो इसलिए ये एक सही ऑप्शन है। लेकिन वो ऑप्शन तब है जब एक पेड़ काटा जाए और उसकी जगह पे कम से कम 10 पेड़ लगाए जाए। ठीक है, और भाई मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं, हर साल पेड़ लगाए जाते हैं और जो पशु होते हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, और इसके चक्कर में बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत लोगों से कह भी चुके हैं, उनको समझा भी चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कान पे जू नहीं रेंगती। फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, करंट लगा दिया जाए। उससे फिर क्या होता है, कोई जीव को, कोई पशु को, किसी को हानि हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज दिक्कत आ रही है, इसका कोई सॉल्यूशन जरूर बताना। ठीक है, चलो फिर वो ही करवाना पड़ेगा फिर, तो समझ रहे हो ना, अपने लो वाले कांटे वाले तार हैं वही लगाने पड़ेंगे। अभी मैंने पेड़ लगाए थे, ठीक है, पेड़ लगाए शाम सुबह, अगले दिन सुबह उठे साफ, जो नील गाय है वो कर गई साफ। अब उसके बारे में कहें तो किसे कहें, नहीं लगाएगी। ठीक है, चलो, हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं, अनेबल होते हैं, मतलब सक्षम नहीं होते। ठीक है जी, तो जो एंजाइम होते हैं वो प्लास्टिक को नहीं गला सकते, जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, वो प्लास्टिक का ही होता है। सब्जी लेके आओगे तो प्लास्टिक, दूध लेके आओगे तो प्लास्टिक, चिप्स कुरकुरे लेके आओगे तो प्लास्टिक, हर चीज में प्लास्टिक प्लास्टिक ही है। लेकिन पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान उसी से होता है। ठीक है जी, इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो यानी कि उसमें कुछ दिया हुआ होगा, तो समझ रहे हो, जो अपने फल, पेड़ पौधे, सब्जियां, जीव, ये जो सब्जियां वगैरह हैं, ये जो जिसमें होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उस ऑप्शंस में कहीं पे घास, लकड़ी, संतरे वगैरह के छिलके ये दिए हुए होंगे, तो ये हो जाएंगे जैव निम्नीकरणीय, यानी कि बायोडिग्रेडेबल, जिनको मतलब कि प्लास्टिक को छोड़कर, समझ रहे हो ना, जिनको हम, जिसका खाद बन जाएगा, जिनका हम यूज कर सकते हैं बाद में खाद के रूप में, जो गल सड़ जाएंगे। यदि लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल से कई पेड़ काटे जाते हैं तो पर्यावरण को क्या नुकसान होता है?
इससे मिट्टी का अपरक्षण और अपरदन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज है कि जब लकड़ी प्राप्त करने के लिए जो पेड़ काट दिए जाते हैं, तो पेड़ हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मिट्टी को जोड़ के रखते हैं। ठीक है जी, और पेड़ हर चीज के लिए जरूरी है, हवा के लिए भी जरूरी है, ठीक है, जल के लिए भी जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है। सांस तभी लोगे ना जब पेड़ होंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। भस्मीकरण वाला ये आप पढ़ चुके हो, कंपोस्ट आपको पता है। एक ये और देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है धातुओं के लिए? तो धातुओं के लिए क्या है, पुनर्चक्रण है। क्या है, रिसाइकलिंग है, पुनर्चक्रण है। यानी कि जो धातु है उसका आपने इस्तेमाल कर दिया, अब वो आपके इस्तेमाल के काम की नहीं है, तो उसको गलाकर, ठीक है, एक तापमान पर उसको गला दिया जाता है और दोबारा से उसको धातु का नया रूप दे दिया जाता है। जैसे आपने सोने के आभूषण देखे होंगे, है ना, सोने के आभूषण होते हैं, तो कभी कुछ था तो अभी वो काम का नहीं है, तो उसको गलाकर दूसरी चीज बना दी जाती है, तो यही चीज होती है। तो धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान क्या होता है, उनका पुनर्चक्रण, यानी कि उसको दूसरी चीज में बदल देना। ठीक है जी, उसको दूसरी चीज में बदल देना, ये होता है। अब ओजोन वाले देखिए, ओजोन के प्रभाव से, ओजोन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है भाई। एचएसएससी का फेवरेट टॉपिक है ओजोन। ठीक है, एचएसएससी का फेवरेट टॉपिक है ओजोन। 2020 में ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र किस महाद्वीप में देखा गया था, बताइए। 2020 में ओजोन परत में सबसे बड़ा जो छिद्र है वो कौन से महाद्वीप में देखा गया था? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया था। कौन से महाद्वीप में? अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया था। ओजोन परत किससे बनी हुई है? तो जो ओजोन परत है वो किससे बनी हुई है? ये ट्राई ऑक्सीजन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ट्राई ऑक्सीजन से बनी हुई है ओजोन परत। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे अधिक त्वचा कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणों, जो यूवी रेज होती हैं, के संपर्क में आने के कारण होता है। कौन सी यूवी किरणें इसके लिए जिम्मेवार होती हैं? तो जो यूवी किरणें हैं, जो सूर्य से निकलने वाली जो यूवी किरणें हैं, देखो यूवी किरणें किससे निकलती हैं? सूर्य से। सूर्य से यूवी किरणें निकलती हैं, जिसको रोकने का काम कौन करती है? रोकने का काम करती है ओजोन परत। अब ओजोन परत है, प्रदूषण के कारण क्या होती जा रही है? पतली होती हुई जा रही है। और जैसे हमने पढ़ा अंटार्कटिका में क्या हो गया, वहां पर छिद्र भी हो गया। तो जब अगर छिद्र हो जाएगा या पतली होती हुई जाएगी तो यूवी किरणें हैं वो आने लग जाएंगी पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी पे आएंगी, हमारे स्किन को टच करेगी, तो जिससे क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। और कैंसर के बाद तो आपको पता ही है, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? ये UVA और UVB दोनों किरणें होती हैं। अगर इन किरणों का नाम पूछे कि यूवी में कौन सी किरणें होती है, तो UVA और UVB किरणें होती हैं दोनों। ठीक है जी, त्वचा कैंसर और फिर उसके बाद मृत्यु हो जाती है। कैंसर के बाद तो मृत्यु होती है भाई, है ना जी। चलो आगे देखिए क्या है। खालिस्तान में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि उन्होंने बनाया है कि बैठ के बातचीत की है कि भाई हम ये चीजें नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के ऊपर, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के ऊपर। आगे बढ़ देखिए क्या है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का क्या तात्पर्य है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से स्टूडेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का क्या तात्पर्य है, या मॉनिट्रियल जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है? तो ओजोन क्षयकारी पदार्थों की खपत और उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। यानी कि ऐसे पदार्थ जिससे ओजोन परत क्षय हो रही है, क्षय का मतलब उसकी क्षति हो रही है, वो कमजोर हो रही है, उन सभी पदार्थ के ऊपर रोक लगाना, उनका इस्तेमाल न करना, उसी को क्या कहा जाता है? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के बिना पृथ्वी का औसत तापमान पानी के तापमान से काफी नीचे होगा। तो कौन सी चीज? हिमांक, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है जी, वो पृथ्वी के वायुमंडल के बिना, वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी का औसत तापमान पानी के तापमान से काफी नीचे होगा। ठीक है, जो हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक जिम्मेवार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। एचएसएससी ने पिछले एग्जाम्स में पूछा था
अम्लीय वर्षा जो अपनी एसिड रेन होती है, उसके लिए कौन सी गैस सबसे अधिक जिम्मेवार होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, NO2 और SO2, NO2 एंड SO2। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस है वो सबसे अधिक जिम्मेवार होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और क्या हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है जी। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, ये वैसे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर शायद इधर क्वेश्चन है अपने, और क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लास्ट तक जरूर पढ़ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। ठीक है, सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो अभी मैंने आपको बताया सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे कौन करता है? ओजोन करता है। ठीक है जी, ओजोन परत है वो करते हैं। औद्योगिक राष्ट्रों के बीच में अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अनिवार्य सीमा निर्धारित करती है? तो कौन सा प्रोटोकॉल है? अभी हमने पढ़ा था, क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, जो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित हो जाएगा। कौन सा वैश्विक तापमान का कारण नहीं है? कौन सा नहीं होता वैश्विक तापमान का कारण? तो क्या हो जाएगा, उचित वर्षा। अगर वर्षा अच्छे से हो रही है तो फिर तापमान ठीक रहेगा, लेकिन अगर वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो तापमान है वो बढ़ जाएगा। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी किरणों की क्रिया का उत्पाद क्या होता है? तो ओजोन होता है, यह भी हमने पढ़ा था। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि होना। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। ठीक है जी, तो इसका सरकार को, सभी देशों की सरकारों को मिलकर इसके ऊपर रोक लगानी होगी, तभी ये चीजें हैं वो कंट्रोल में आ सकती हैं। ठीक है जी, और अपने देश में तो पता नहीं क्या हो रहा है, जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं कहीं ना कहीं आग लग जाती है, कभी किसी कोचिंग सेंटर में, कभी किसी कंप्यूटर सेंटर में, कभी किसी होटल में, कभी कहीं पे आग लगी रहती है हर दिन। ठीक है जी, तो अब देखिए क्या है कि ओजोन छिद्र कहां स्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक पीड़ित होगा? तो कौन सा सबसे अधिक पीड़ित होगा? एशिया महासागरों के, नहीं ये वाला नहीं है, क्या हो जाएगा, 16 का आंसर यही है, एशिया महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी। अच्छा अच्छा, तो भाई क्या है, कौन सा स्थान प्रभावित होगा? एशिया, जो एशिया महाद्वीप है अपने वाला जो महाद्वीप है, और महासागरों के स्तर में क्या है, वृद्धि हो जाएगी। महासागरों के जो पानी का स्तर है वो वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जितने भी हमारे हिमांक हैं, यानी कि जो बर्फ के पहाड़ है वो सारे सारे पिघल कर कि किस में आ जाएंगे, समुद्रों में आ जाएंगे, महासागरों में आ जाएंगे, और फिर महासागरों के आसपास जितने भी बसे हुए शहर हैं वो उस पानी में समा जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। कौन सा रसायन वायुमंडल में ऑक्सीजन परत को क्षय करता है, ये बताओ? तो कौन सा हो जाएगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जिसको बोला जाता है, CFC का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है जी, कौन सा जीवाश्म ईंधनों को जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है? ये तो देखो, ये छोड़ो, ये वाला देखिए, क्योंकि वो ऑप्शन से ही आप उसका आंसर आप कर पाओगे। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम CFC उत्पादन को खालिस्तान के स्तरों पर सीमित रखने के लिए सर्वानुमति प्राप्त करने में सफल रहा था। तो ये कब रहा था? 1986 में। हो तो गया था, लेकिन इसके ऊपर जो देश है ना वो बहुत काम करते हैं, इस चीज के ऊपर देश काम करते ही नहीं है। ठीक है जी, इस देश के ऊपर काम करते ही नहीं है। आगे देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चंस देख लीजिए कि जेट विमान उत्सर्जन में मौजूद मुख्य एरोसोल प्रदूषक क्या होता है? तो फ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो जेट विमान उत्सर्जन होते हैं उनमें मौजूद मुख्य
एरोसोल प्रदूषक कौन सा होता है? फ्लोरोकार्बन हो जाएगा। भाई गर्मी बहुत तेज हो रही है क्योंकि आंधी आने की वजह से लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन आपकी क्लास करवाना जरूरी था तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये पीडीएफ है ना वो आपको मिल जाएगी, तो सारे के सारे स्टूडेंट है ना इसको याद कर लेना, ठीक है, बात समझ रहे हो, इसको याद कर लेना। अब सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, तो पीडीएफ आपके पास होगी ही, ठीक है। जितने भी हमारे स्टूडेंट है बस उनको बताना जरूरी था कि भाई इसको पढ़ना जरूरी है, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। और एक ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चंस, ठीक है। और कुछ है तो वो भी देख लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। बस ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, और जो जिसके पास अपने नोट्स हैं उनके पास ये पीडीएफ भी होगी, और बाकी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, तो ताकि आपको पर्यावरण में दिक्कत ना हो, पर्यावरण वाले क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आए तो दिक्कत ना हो, सारे इंपॉर्टेंट मैंने करवाए हैं आपको, है ना। और जिसके पास नोट्स नहीं है भाई, जो नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने नोट्स ले सकते हो, अपने ऐप पे अवेलेबल है ये नोट्स, ठीक है। ये नोट्स आपके लिए बहुत शानदार बनाए गए, इस बात को नोट कर लेना, बहुत ही शानदार नोट्स अपने ऐप पे है, और ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको साइंस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, विज्ञान के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, इसमें हरियाणा जीके भी आपको मिलने वाली है, और देखो ये टॉपिक वाइज भी है, ठीक है। साइंस की बात करूं मैंने टॉपिक वाइज भी डाल दिया है, और वैसे मिक्स क्वेश्चंस है, जैसे भौतिक विज्ञान का, जीव विज्ञान का, रासायनिक विज्ञान का मिक्स क्वेश्चंस, भौतिक विज्ञान के एक साथ, जीव विज्ञान के एक साथ, रासायनिक विज्ञान के एक साथ, और पर्यावरण अध्ययन वाले ये अलग से डाले हैं। और इसके अलावा टॉपिक वाइज भी मैंने क्वेश्चंस डाले ताकि साइंस में 15 क्वेश्चंस आए तो उसमें आपके स्कोर में कोई कमी ना रहे। वैसे ही हरियाणा जीके के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा इंडिया जीके से भी आपके एग्जाम्स में 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो जो इंडिया जीके है उसको भी हमने बहुत अच्छे से डाला है, 15 क्वेश्चंस यहां पर देखने के लिए मिलेंगे इंडिया जीके से। और इंडिया जीके में आपका कंप्यूटर आ जाता है, कुछ स्टूडेंट हैं जो सीटी मेंस वाले एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए भी कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर भी यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है जी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके, ये सारी की सारी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सिर्फ 99 रुपए इसका प्राइस है, 99 रुपए आपको देने हैं, और उसके बाद ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां पर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। पीडीएफ, ई बुक नोट्स के रूप में ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। आराम से पढ़िए, बेहतरीन नोट्स हैं, जिसके पास नहीं है जरूर ले लेना। मैं आपको इतना बता देता हूं, आपके स्कोर को, आपकी जो स्कोरिंग हो रही है उसको बहुत तेजी से बढ़ाने वाला है, अगर आप इन सभी नोट्स को पढ़ लेते हो अच्छे से। बड़े शानदार नोट्स हमने बनाए हैं, ठीक है। तो आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी, ये थोड़ी सी हटके क्लास थी, थोड़ी अच्छी क्लास हमने बनाई है। ऐसे क्वेश्चंस हैं वो जो बाकी साइंस वाले भी पोर्शंस में नहीं कवर हो रहे होते हैं, वो हमने करवा दिए हैं, ताकि जो अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चंस मिल जाए और याद कर ले वो, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनका ये क्या हो जाएगा, रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, और कल से अपनी जो सारी की सारी क्लासेज आने वाली हैं, जो अभी बीच बीच में क्लास नहीं आ रही थी, वो सारी की सारी आएंगी। क्लास टाइमिंग नोट कर लेना, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 7 बजे, ये तीनों की तीनों क्लास है वो आपको मिलने वाली है, ठीक है जी। तो चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।